हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा ये चैप्टर हम एक ही शॉर्ट में मतलब एक ही वीडियो में आज पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, हमको जब हिंट दिया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या है बेटा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? है हमारा सेल। क्या है? सेल। सेल जो है, जैसे इमेजिन करो तुम एक बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है, एक घर में रहते हो। तो जो घर है, जो बिल्डिंग है, छोटे 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 ब्लॉक से बनी है ना। किससे बनी है? छोटे 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 ब्लॉक से बनी है। तो जैसे हमारी बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी है, जितनी भी बॉडीज है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी किसी छोटी 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 चीज से बने होंगे। तो वो जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं cells. Those are called as cell. तो सेल क्या है? सेल क्या है? The cell is fundamental, structural and functional unit of life. मतलब इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब स्ट्रक्चर मतलब क्या? हमारी जो बॉडी है, पूरी बॉडी को बनाने के लिए छोटे 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 जो ब्लॉक्स है, जो छोटी छोटी चीज़ें, जो सेल्स है ना, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे सारे बॉडी के फंक्शंस जो हो रहे हैं उनका भी बेसिक यूनिट सेल है। तो जितनी भी जो बॉडी है उसमें जो स्ट्रक्चर्स है, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, किसकी हेल्प से? उसका बेसिक यूनिट क्या है बेटा? उसका बेसिक यूनिट है सेल। उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। तो दिस इज द डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन याद करनी है। क्या है सेल? सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। लाइफ मतलब क्या? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अभी जैसा हम बोल रहे हैं कि सेल बेसिक यूनिट है, तो सेल से क्या क्या बनेगा? सेल से क्या क्या बनेगा मतलब जो लिविंग बॉडीज है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जो लिविंग स्ट्रक्चर्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो जैसे हम बात करें सेल से क्या बनेगा, जो सेल है, ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आएंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आएंगे तो बनाएंगे टिश्यूज। क्या बनाएंगे? बनाएंगे टिश्यूज। सेल से बनेंगे टिश्यूज। वैसे ही टिश्यूज क्या है? देखो बेटा, ये एक सेल है, दिस इज अ सेल, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है, हम पढ़ेंगे। वैसे ही बहुत सारे सेल्स जब एक साथ आए तो क्या बनाया? क्या बना? टिश्यूज बने। सेम वे में जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आएंगे, क्या बेटा? जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आएंगे तब क्या बनेंगे? तब बनेंगे ऑर्गन्स। है ना। जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ आएंगे क्या बनेंगे? ऑर्गन्स। जैसे हार्ट है ना, हार्ट ऑर्गन है, लंग्स, किडनीज, ये सारे क्या है बेटा? ये सारे ऑर्गन्स है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऑर्गन्स, जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आके काम करेंगे तब क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आके क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्गन सिस्टम। अभी वैसे ही हमारी बॉडी जो है सारे ऑर्गन सिस्टम से बनी है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ आके क्या बनाएंगे? फाइनली हम, मतलब क्या? फाइनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है बेटा? वापस से रिपीट करेंगे। क्या सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? सेल्स। बहुत सारे सेल्स मिलके बनाए टिश्यूज, टिश्यूज से बने ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, है ना। ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। मैम ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल बेसिक है। हमारी बॉडी में इतने सारे काम हो रहे हैं, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन होना कौन से सिस्टम करती है? सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। ये सारे क्या है बेटा? ऑर्गन सिस्टम्स है। वैसे ये सब मिलके क्या बनाएंगे?
ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। आ गया समझ में कि हम सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज स्टार्टिंग में बिल्डिंग ब्लॉक इज ओनली द सेल। सेल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सेल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही सेल से ये सारी चीजें बनी। यस। उसके बाद डिस्कवरी। बेटा सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? कैसे पता चला कि सेल जैसी कोई चीज होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? देयर इज समथिंग लाइक सेल। तो सबसे पहले यहाँ फिर हम लोग जब सेल की बात करें, सेल मतलब होता है अ लिटिल रूम, छोटे रूम्स, लिटिल रूम्स। सेल मतलब क्या? छोटे रूम्स, उनको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलेंगे। तो वैसे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे सेल्स, डिस्कवर्ड एंड नेम द सेल्स। डिस्कवरी भी की और नाम भी दिया। क्या क्या बेटा? डिस्कवरी भी की और नाम भी दिया कि सेल्स जैसा कुछ होता है। कैसे? कॉर्क बताया बेटा, कॉर्क सुना है कभी? कॉर्क। इन्होंने लिविंग सेल्स डिस्कवर नहीं किए थे बेटा, रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स डिस्कवर नहीं किए थे। ही डिस्कवर्ड डेड सेल्स। जो हमारा बार्क होता है, जो ट्री है, ट्री का जो बार्क होता है उनमें डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स। उनको क्या बोलेंगे? कॉर्क सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? ही ऑब्जर्व दोज कॉर्क सेल्स। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा एंड ही फाउंड कि ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर्स है, ऐसे कुछ तो स्ट्रक्चर्स है। और उन्होंने डिस्कवर भी किया कि ठीक है ऐसे स्ट्रक्चर है, और उसको नाम भी दिया। क्या दिया? उसको नाम भी दिया कि क्या है वो बेटा? दोज आर सेल्स। उसके बाद आते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या किया? द फ्री लिविंग सेल्स। उन्होंने क्या किया? लिविंग सेल्स डिस्कवर किए। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? लिविंग सेल्स। जो रॉबर्ट हुक ने किया था बेटा वो कॉर्क सेल्स थे, वो डेड सेल्स थे। कैसे थे ये थे डेड सेल्स। बट एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल्स। ठीक है बेटा। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया? जो सेल के अंदर उन्होंने बोला कि कुछ तो प्रेजेंट है, कुछ तो प्रेजेंट है सेल के अंदर। दिस इज अ सेल, उसके अंदर समथिंग इज प्रेजेंट। उसको क्या नाम दिया? क्या डिस्कवर किया उन्होंने? सेल के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। किसने किया ये डिस्कवर? रॉबर्ट ब्राउन। व्हाट डिड ही डिस्कवर? ही डिस्कवर्ड एंड नेम द न्यूक्लियस इन प्लांट सेल्स। जो न्यूक्लियस, जो सेल के अंदर कुछ तो प्रेजेंट है, और वो क्या है बेटा? दैट इज न्यूक्लियस। ये बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। उनके बाद आया पुरकिंजे। उन्होंने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? ही डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल्स के अंदर जो लिविंग कंटेंट है, सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है, सेल के अंदर कुछ लिविंग कंटेंट है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? पुरकिंजे ने तो कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, नाम दिया था। क्या? वो लिविंग कंटेंट को उन्होंने क्या बोला था? दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। उनके बाद श्लीडन एंड श्वान आए। उन्होंने क्या किया? टू साइंटिस्ट एक साथ डिस्कवरी नहीं की, अलग अलग प्लेसेस पे एक ही टाइम में, मतलब एक ही ईयर में डिस्कवरी की। क्या डिस्कवर किया उन्होंने बेटा? all animals and plants are made up of cells। उन्होंने क्या बोला? जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, वो किससे बने हैं बेटा? वो छोटे छोटे ब्लॉक से बने हैं। वो किससे बने हैं? दोज आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे कोई भी प्लांट हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, किससे बना है बेटा? दोज आर मेड अप ऑफ सेल्स। उसको बोला था हमने सेल थ्योरी। उन्होंने दी थी सेल थ्योरी। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा। सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लीडन एंड श्वान। किसने दी थी? श्लीडन एंड श्वान। उनके बाद
रॉबर्ट वर्चाउ। रॉबर्ट वर्चाउ उन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, मतलब ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, मतलब कि जो सेल है बेटा, एक सेल जो है वो किससे बन रहा है, उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब एक सेल होगा उससे ही दूसरे सेल्स बनेंगे, फिर वो जो सेल्स होंगे उनसे ही बाकी के सेल्स बनेंगे। उन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेल्यूला इज सेल्यूला, मतलब क्या, जितने भी सेल्स है दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स कहाँ से बन रहे बेटा, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, जो पहले सेल्स है उनसे ही नए सेल्स बनेंगे। What did he tell? All the cells arise from pre-existing cells, मतलब जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें ही डिवीजन होगा, उनमें ही डिवीजन होगा और उससे ही नए सेल्स बनेंगे। वापस जो नए सेल्स बने हैं उनमें डिवीजन होगा और उससे नए सेल्स बनेंगे। ये किसने बोला था, रॉबर्ट वर्चाउ ने। बेटा ये डिस्कवरीज जितने भी है इम्पॉर्टेंट है, डिस्कवरीज भी इम्पॉर्टेंट है, और कौन से ईयर में, कौन से ईयर में उन्होंने डिस्कवर किया था, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इतने ही है, इससे ज़्यादा करने भी नहीं है, इससे ज़्यादा करने ही नहीं है, इतने ही है। और अच्छे से अभी मैंने समझा दिया, और अच्छे से याद करने कि किसने क्या डिस्कवर किया था और कौन से ईयर में डिस्कवर किया था। ठीक है बेटा, यस। नेक्स्ट इज सेल साइज। अभी बेटा सेल्स है, जो सेल्स है, सारे सेल्स क्या एक ही साइज के होंगे, इतने ही नंबर के होंगे। एक बॉडी में क्या एक ही सेल है, क्या 2 सेल्स है, 3 सेल्स है, ऐसे है क्या, या फिर एक ही साइज के सेल है कि हाँ इतनी बड़ी साइज है इतनी छोटी साइज है, नहीं। एक ही शेप के है क्या, नहीं, अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं, अलग अलग नंबर, एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेरी करता है सेल्स का नंबर। ठीक है, तो उस हिसाब से पहला क्राइटेरिया हमें देखना है कि सेल साइज। सेल साइज पे एक छोटा सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, अगर हम बात करें सेल साइज की, तो यस, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है और लार्जेस्ट सेल कौन सा है, मतलब सबसे छोटे छोटे सेल्स कौन से है और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, पता है क्या। लार्जेस्ट सेल गेस करो चलो, हमारी बॉडी में जो है वो, हम मतलब हम सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स है, नहीं नहीं, हमसे बड़े भी है एनिमल्स, है ना, तो हमारी बॉडी में जो है वो लार्जेस्ट है क्या, नो। सबसे स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट सेल है, जो स्मॉलेस्ट सेल है वो सेल्स है बेटा बैक्टीरिया। स्मॉलेस्ट सेल किसका है, चलो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट भी ये देख के कुछ आइडिया हो रहा है क्या ये किसका जैसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा है, गेस करो, तब तक स्मॉलेस्ट बताती हूँ मैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन से है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, किसके है बेटा, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कौन से है, माइकोप्लाज्मा, एंड ये क्या है, बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है मैम, स्मॉलेस्ट सेल पता चल गया, अभी लार्जेस्ट भी बता दो। ये किसके जैसा दिख रहा है, अंडे जैसा, है ना, अंडे जैसा, एग जैसा दिख रहा है, तो किसका एग, इमेजिन करो सबसे बड़ा एग। लार्जेस्ट सेल है कौन सा है बेटा, लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग है, ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज द लार्जेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है बेटा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया होता है वो, और जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है, ये कौन सा था, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग है दैट इज द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, सेल साइज में बस इतना ही पढ़ना है, सेल साइज में इतना ही पढ़ना है। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, यस। नेक्स्ट इज सेल नंबर।
जो भी हमारी बॉडी है बेटा, हमारी या हमसे बड़े ऑर्गेनिजम्स की, हमसे छोटे ऑर्गेनिजम्स में जो भी है वो सेल नंबर उनका डिफरेंट होगा। हर एक का सेल नंबर जो होगा दैट वुड बी डिफरेंट। तो जैसे ही हम बात करें कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्यूलर वर्ड को समझेंगे बेटा, वर्ड को समझेंगे क्या है यूनि और मल्टी। यूनिसेल्यूलर, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिसेल्यूलर? यूनि मतलब वन, जो ऑर्गेनिजम्स, यूनि मतलब वन है ना, और मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, यस। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या बेटा? जो वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, एक सेल से बने हैं, दोज आर यूनिसेल्यूलर। और मल्टी सेल्यूलर जैसे हम है बेटा, यूनिसेल्यूलर है क्या? हमारी बॉडी में एक ही सेल है क्या कि एक ही सेल सारा काम करेगा, एक ही सेल, वन मैन आर्मी नहीं है ना। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, तो हम क्या है बेटा? मल्टी सेल्यूलर है ना। तो चलो पॉइंट्स बढ़ेंगे। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल। जो भी ऑर्गेनिज्म में बस एक सिंगल सेल होगा, दोज आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी बेटा जो यूनिसेल्यूलर है, बेचारे के पास एक ही सेल है ना, एक ही सेल है, तो सारा काम किसको करना पड़ेगा? एक ही सेल को, कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर घर में तुम अकेले हो, कोई भी नहीं है, सारा काम किसको करना पड़ता है? खुद को ही करना पड़ेगा। वैसे ही यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या करना पड़ेगा? एक ही सेल है तो सारा काम, ऑल दी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनिजम्स की, कौन परफॉर्म करेगा? एक ही सेल, कोई ऑप्शन नहीं है ना, एक ही सेल सारा काम करेगा। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के पास तो बहुत सारे, अ सिंगल सेल परफॉर्म्स वन और फ्यू एक्टिविटीज, है ना। एक सेल या तो एक एक्टिविटी करेगा या एक से थोड़ी ज्यादा, मतलब डिवीजन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? काम बांट रहे हैं ना। हमारी बॉडी में जो सेल्स है दे आर डिवाइडिंग, तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, division of labor, मतलब there is no division of labor as a single cell performs all the activities, है ना। एक ही सेल है, सारे काम कर रहा है, डिविजन ऑफ लेबर नहीं है। डिविजन ऑफ लेबर मतलब काम को बांटना। एक इंसान या फिर बहुत सारे लोग जब काम को बांट लेंगे तो डिवीजन, काम कैसा हो जाएगा? बट जाएगा। बट यहाँ पे है क्या वैसा? यहाँ पे वैसा नहीं है, एक ही सेल है, डिविजन ऑफ लेबर नहीं होगा। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन so that there is a division of labor within the cell। हमारी बॉडी में जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो वही काम करते हैं। कुछ सेल्स होते हैं कि इनका ये काम है बाबा, यही काम करेंगे, हम इनके अलावा और कोई काम नहीं करेंगे, ऐसे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। मतलब जो फंक्शन है, एक सेल कुछ पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वैसे ही बहुत सारे जो सेल्स है, हर एक सेल या फिर थोड़े सेल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हो रहा है ना डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी बॉडी में जितने काम है एक ही सेल नहीं कर रहा है, सारे सेल्स मिल बांट के अलग अलग काम है वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल। क्या हो रहा है बेटा? अगर वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करेगा, अगर ये एक ही सेल है बेटा और इसको रिप्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा? वो पूरा सेल कंज्यूम हो जाएगा ना। एक ही तो सेल है, उसको भी डिवाइड होना है, उसको भी रिप्रोड्यूस करना है, तो वो क्या होगा? वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो पूरा सेल कंज्यूम हो जाएगा। मतलब सिंगल सेल है, जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो सेल पूरा कंज्यूम होगा, वो सेल पूरा कंज्यूम हो जाएगा। यस, बट यहाँ पे ऐसा होगा क्या? नहीं, बहुत सारे सेल्स है। ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स। क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे। अदर सेल्स रिमेन इंटैक्ट।
सपोजिंग जो हार्ट के सेल्स बेटा करेंगे क्या रिप्रोड्यूस? नहीं। वो रिप्रोडक्शन में पार्ट करेंगे क्या? नहीं। कौन से सेल्स करेंगे? जर्म सेल्स जो होंगे वही रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे। जो जर्म सेल्स है वही पार्ट लेंगे रिप्रोडक्शन में। जो हमारे हार्ट के सेल्स है, लिवर के सेल्स है, उनको उनका अलग फंक्शन दिया है, उनको रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेना, उनको उनका काम करना है, ठीक है। वैसे ही जो अलग अलग सेल्स है अलग अलग काम करेंगे। यहाँ पे रिप्रोडक्शन स्पेशलाइज सेल्स से होता है। और जो सेल्स बेटा, जो सेल्स रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, जो सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। जो कर रहे हैं, जो टेक पार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, उनको क्या बोलेंगे? जर्म सेल्स। और जो नहीं कर रहे, दोज आर नॉट टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन, वो क्या है बेटा? दोज आर सोमैटिक सेल्स। द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। ऑब्वियस है बेटा, एक ही सेल है, कितना काम करेगा, कितना डिवीजन, कितना लेबर, कितना वर्क है उसके पास। फिर जब भी वो रिप्रोड्यूस करेगा, डिवाइड होगा, कंज्यूम हो जाएगा। उनकी लाइफ स्पैन कैसी है? उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है। उनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है मतलब कम है, थोड़े ही टाइम तक जिएंगे। द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग, है ना। हम लोग कितने सारे साल जीते हैं, कितने सारे साल जीते हैं ना, तो हमारी लाइफ स्पैन क्या है? इट इज़ लॉन्ग। मल्टी सेल्यूलर की लाइफ स्पैन ज़्यादा होगी, इनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होगी। आगे बेटा समझ में आ गए दोनों सेल समझ में कि यूनिसेल्यूलर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और मल्टी सेल्यूलर। बेटा ये डिफरेंस एग्जाम में पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। यस। नेक्स्ट इज सेल शेप। हमने सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि साइज, जो सेल है उसकी साइज अलग अलग होती है। फिर नंबर देखा कि नंबर भी अलग अलग होता है। अब है सेल का जो शेप है वो भी अलग अलग होता है। बेटा ये कुछ सेल्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हम जो ह्यूमंस है, हमारी बॉडी में ये कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो इनके अलग अलग शेप्स भी है। तो मतलब सेल के शेप्स भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि ये क्या है? हम बोलते हैं कि जो मसल के सेल्स हैं हमारे, कैसे है? स्पिंडल। ये स्पिंडल जैसे स्पिंडल शेप्ड के सेल्स है। जैसे फिर ये ओवम है, ये स्पाइरल है, स्फेरिकल है। ये क्या है? स्फेरिकल है, गोल है ना। ये स्फेरिकल है। जैसे इसमें बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही है। हमारी जो नर्व सेल है इसमें क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही है, तो ये ब्रांच्ड है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होंगे डिफरेंट शेप्स के, ठीक है। डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट सेल्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? 3 टाइप्स देखे कि सेल साइज, सेल नंबर और सेल का शेप। सेल इन तीनों चीजों में वैरी कर सकता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है बेटा। यस। इसके बाद फाइनली कि जो एक सेल है, जो सेल है बेटा किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि बॉडी में सेल है, सेल बस एक ही सेल है, उसके अंदर बाहर किसी से भी बना हुआ नहीं। सेल इतना सा होके भी, इतना माइनर होके भी इतनी सारी चीज़ें होती है। एक सिंगल सेल में इतनी सारी चीज़ें, मतलब इतने कंपोनेंट्स है सेल के। क्या है? हमको इनको हर एक को डिटेल में स्टडी करना है, हर एक को डिटेल में स्टडी करना है। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ सेल में क्या है? फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जब भी मैं लिखूँ बेटा PM CM, दिस इज PM और CM, क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यह है फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है बेटा? सेल वॉल। सेल में सेल वॉल भी होता है। मैम एक्सप्लेन करूंगी जब आगे हम लोग एक डिटेल में देखेंगे ना। अभी बस मैं तुम लोग को अवेयर कर रही हूँ कि ये सारी चीज़ें होती है बाबा सेल में, कि ये सारे नाम देख लो एक बार, ये सारे नाम देख लो एक बार, कि याद रहे कि हाँ हमने ऐसा कुछ तो देखा था, यहाँ पे देखा था। फिर उसको डिटेल में तो हमें पढ़ना ही है, डिटेल में तो सबको पढ़ना है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या बेटा? न्यूक्लियस। ये तो बहुत अवेयर होंगे, है ना। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये तो बचपन से छोटे छोटे थे तब से पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये बहुत बेसिक सा टर्म है, ये पता होना चाहिए, ये पता भी है मैम हमें। यस। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म।
फिर होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या है बेटा ये? सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गन्स नहीं, बच्चे गलती करते हैं लिख के आते हैं सेल ऑर्गन्स, नहीं, सेल ऑर्गन्स नहीं होता बेटा, सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है ये? सेल ऑर्गेनल्स है। तो सेल ऑर्गेनल्स कौन से? फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैम कैसे कैसे नाम है, कैसे कैसे नाम है, हो जाएंगे बेटा लर्न, सारे हो जाएंगे। हम लोग जब इनके बारे में डिटेल में करेंगे ना तो इतने बार रिपीट करेंगे हम वो नाम को कि याद तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस, नेक्स्ट क्या है? गोल्गी अपैरेटस। उसके बाद पढ़ना है हमें लाइजोसोम्स, ये भी सुना सुना सा है, ये भी सुना सुना सा है। क्या है? लाइजोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो हम रटते थे मैम, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, हाँ वही माइटोकॉन्ड्रिया। अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, अभी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है, ये कंपोनेंट्स है सेल के, और ये जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है बेटा? वो सेल ऑर्गेनल्स है। ये क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। स्टार्ट करें, एक 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 देखे लाइन बाय लाइन। यस, फर्स्ट था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, जब हम लोग एक सेल की बात करें, जो एक सेल होता है उसको, उसके अराउंड एक लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर कवरिंग, क्या है? आउटर कवरिंग जो सेल है ठीक है, ये जो सेल है, हाँ इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं कर रही हूँ मैं ड्रॉ स्ट्रक्चर, सिर्फ तुम लोगों के एक्सप्लेनेशन के लिए। इसके अंदर और भी चीजें होती है, हर एक पेज पे इतना इतना ड्रॉ नहीं करना। अभी हर एक पेज पे हमें जिसके बारे में पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं ना वो स्ट्रक्चर को समझेंगे। ये क्या है बेटा? ये अगर सेल है, दिस इज अ सेल, तो उसकी जो आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है वो क्या है बेटा? दैट इज PM और CM। क्या है बेटा? PM और CM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो पढ़े वो बेटा प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगी। देखो एक याद रखना कि सारे स्ट्रक्चर्स जो भी हम पढ़ेंगे वो नेसेसरी नहीं है कि सारे प्लांट्स में प्रेजेंट हो और सारे एनिमल्स में प्रेजेंट हो। कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ सेल ऑर्गेनल्स या फिर कुछ ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे जो कभी कभी प्लांट सेल में एब्सेंट है, ठीक है, कुछ चीज़ें एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि ये प्लांट सेल में नहीं होता या एनिमल में नहीं होता, ये दोनों में होता है, ये दिमाग में रखना है कि मैम ने क्या बोला है कि क्या होता है दोनों में प्रेजेंट और क्या इसमें एब्सेंट है, उसमें एब्सेंट है। कान खोल के अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा? आउटर कवरिंग, जो सेल की बाहर की कवरिंग होगी। सपोज दिस इज अ सेल और उसके बाहर जो भी कवरिंग है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that is plasma membrane. It is present in cells of plants, animals and microbes. प्लांट्स में भी होंगे, एनिमल्स में होंगे और माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल. Therefore, the plasma membrane is called selectively permeable membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. याद रखना है बेटा, हम बड़े सिलेक्टिव है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक हम बड़े सिलेक्टिव है, सबको हमारे आजू बाजू जाने नहीं देंगे. हम डिसाइड करेंगे कि कौन अंदर से बाहर जाएगा और कौन बाहर से सेल के अंदर आएगा. बाहर की कवरिंग है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल डिसाइड कि हाँ मेरे अंदर कौन आएगा, कौन से कंपोनेंट्स आएंगे और मेरे बाहर कौन से कंपोनेंट्स जाएंगे. तो मतलब दैट इज वेरी सिलेक्टिव, बड़ा सिलेक्टिव है कि हाँ मैं डिसाइड करूंगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है. दैट इज वेरी सिलेक्टिव. इसलिए क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. कैसी मेम्ब्रेन है बेटा? दिस इज इंपॉर्टेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, अभी जैसे हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, अंदर से बाहर जाएंगे या फिर बाहर से अंदर आएंगे. तो वो मूवमेंट के बारे में बात करनी है. तो सबसे पहला डिफ्यूजन,
पढ़ा होगा डिफ्यूजन, है ना, सुना तो होगा ये डिफ्यूजन। क्या होता है बेटा, जो सब्सटेंसेस है जब उनके सब्सटेंस, सुनना अच्छे से, जो भी सब्सटेंसेस है जब उनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उनके लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएंगे, जब उनके हायर कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से आएंगे, जहाँ पे कम है वो चीज़ें वहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। द मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको क्या बोलेंगे बेटा, डिफ्यूजन। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, क्या है डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, from the region of higher concentration to the region of lower concentration, that is diffusion। क्या है बेटा, the movement, the spontaneous movement of molecules, मतलब अगर मैं बात करूँ ये सेल की, ठीक है, ठीक है, विदाउट एनी सेल, ये डिफ्यूजन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये कुछ तो मॉलिक्यूल्स है। अभी मुझे बताओ कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे या यहाँ से यहाँ जाएंगे, कहाँ मूव करेंगे पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे मूव करेंगे, हमने अभी पढ़ा ना, हमने अभी पढ़ा कैसे होती है मूवमेंट, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे ज़्यादा है, ये साइड पे, तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट होगी, है ना, यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट होगी, तो ये क्या है बेटा, दिस इज डिफ्यूजन, की एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन में, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ये मैंने जो ड्रॉ किया है बीच में, दैट इज़ नॉट एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस भी पढ़ना है हमें आगे, तो जब हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाई थी, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट दिखा रही हूँ, रिप्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि यहाँ से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे डिफ्यूजन में, मतलब ज़्यादा से कम जहाँ पे होंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे मूवमेंट होगी। ये कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, अगेन टेलिंग यू, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है खुद को, ठीक है। आया डिफ्यूजन समझ में, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। चले आगे, यस। अभी बताओ, सेल है हमारा, जो सेल है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन विल कम आउट, ऑक्सीजन विल गो इन, कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट। ऐसे जो मूवमेंट है वो कैसे पॉसिबल है, ऐसे मूवमेंट है वो कैसे पॉसिबल है, तो ठीक है। अब मैंने ये सेल्स लिए, ठीक है, ये सेल्स लिए है, अगर मुझे मूवमेंट करवानी है, मूवमेंट हमें देखना है कि कैसे मूवमेंट होगी, तो पहले हम पढ़ लें, बेसिक से पढ़ ले, फिर मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, ठीक है। When a gas such as carbon dioxide gets accumulated in high concentration inside the cell, हम समझते जाएंगे, डायग्राम बनाते जाएंगे, तो यहाँ पे जब CO2 होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, जब CO2 ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे क्या है, बना दिया हमने, क्या बोला था, when a gas such as carbon dioxide gets accumulated in higher concentration inside the cell, जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा तब क्या होगा, the external environment of the cell, the concentration of CO2 is low, है ना, अंदर ज्यादा है, तो उससे कंपेयर करेंगे, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो बाहर कैसा है, बाहर कम है, तो बाहर कम है अगर, तो बताओ अभी मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट कैसे होगी, मूवमेंट कैसे होगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, बाहर,
इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। कैसे मूव करेगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अगेन, तो मूवमेंट होगी ऐसे, यस। उसके बाद एज सुन एज देर इज अ डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, डिफरेंस बन गया CO2 का आउटसाइड और इनसाइड द सेल में, डिफरेंस हो गया कॉन्सेंट्रेशन में, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल, CO2 ने क्या किया, डिफरेंस हुआ था तो CO2 मूव्ड आउट ऑफ द सेल, दिखाया ना हमने, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट मूव्ड आउट ऑफ द सेल। अगर सिमिलर वे में अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट समझ में आ गई तो सेम ही तो होगा ऑक्सीजन का। कैसे होगा? ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस of diffusion when the level of concentration of O2 inside the cell decreases। अगर हम सेम डायग्राम बनाए, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है बेटा, ऑक्सीजन, यहाँ पे कम है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन इज लो और यहाँ पे बहुत सारा O2 प्रेजेंट है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारा O2 प्रेजेंट है, तो बताओ मूवमेंट कैसे होगी? वापस मूवमेंट कैसे होगी? वापस से कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है तो मूवमेंट कैसे होगी? यहां से यहां, है ना, ठीक है, यहां से यहां पे। अगर वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, उसमें भी अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे ज़्यादा CO2 है, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर बाहर, यहाँ पे भी जब सेल के अंदर भी होगे तभी भी मूवमेंट होगी, तभी भी मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना। सेल के अंदर ऐसे थोड़ी है कि कांस्टेंट एक ही जगह पे रहेंगे, तभी भी मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो तभी जब मूव करेंगे तभी भी ऐसे ही होगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे कम में जाएंगे। तो वही समझना है बेटा, डिफ्यूजन बेसिकली क्या है, जहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा, जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया एज कंपेयर टू द एनवायरनमेंट, तो क्या हुआ, जो अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड था इट मूव्ड आउट। वैसे ही इन द सेम वे जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हायर था आउटसाइड में और इनसाइड में ऑक्सीजन कम था, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम था, तो क्या हुआ, जो बाहर जो ऑक्सीजन बाहर है एनवायरनमेंट में, इट विल एंटर इनसाइड द सेल। सेम वे अगर यहाँ पे भी इनसाइड द सेल, एक ही सेल की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी अगर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है तो भी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा सेम वे में, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, आया समझ में कि कैसे हमने CO2 O2 गैसेस के बारे में पढ़ा, कैसे मूवमेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की। अंडरस्टूड? यस बेटा, बहुत सिंपल है। अगर ध्यान दोगे ना अच्छे से, अगर ध्यान दोगे, हर एक वर्ड को अच्छे से समझ लोगे ना, तो बिल्कुल रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों की कंप्लेन होती है कि मैम बायो बोरिंग लगता है, बायो इतना बोरिंग लगता है क्योंकि हमें रट्टा लगाना पड़ता है। बिल्कुल वैसा नहीं करना है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है कि जो बुक में है लर्न किया जाओ, नहीं। की पॉइंट्स कुछ होते हैं बेटा, हर एक आंसर को, हर एक कंसेप्ट को समझने के ना कुछ की पॉइंट्स होते हैं। बस उतना नहीं है कि पूरा पैराग्राफ लर्न करके जाओ, सिर्फ वो की पॉइंट्स याद रखो कि जब डिफ्यूजन पढ़ा तो हाँ इतने की पॉइंट्स थे, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस था, हायर से लोअर में जा रहे थे, तो बस इतने बेसिक की पॉइंट्स याद रख लिए तो ऐसे 5 डायग्राम भी तुम्हें दे दे कि बताओ कॉन्सेंट्रेशन, बताओ मूवमेंट कैसे होगी, क्या डिफरेंट है, क्या डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। देखना है कि ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, उस हिसाब से एरो लगाना है। इतना सिंपल है बायो बेटा, बहुत सिंपल है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, अंडरस्टैंड करो, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगी। अगर हैबिट बनाओगे ना, स्टार्टिंग, ये फर्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर है बायो का, अगर यहाँ से ही हैबिट बनाई ना कि रट्टा मारना है, डिफ्यूजन मैम ने इतना सारा दिया था, इतने सारे पॉइंट से रट्टा लगाना है, तो कैसे याद करोगे इतने सारे चैप्टर्स? नहीं, वैसे नहीं करना, अंडरस्टैंड करो, हर एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करोगे ना तो ऑटोमेटिकली इजीली सारी चीज़ें होती जाएगी। ठीक है, इसके बाद ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा तो यहाँ पे मैंने एक आपको चीज़ बताई थी कि यहाँ पे गलती नहीं करना।
यहाँ पे बोला था ना, यहाँ पे गलती नहीं करना, इसको कुछ और नहीं समझ लेना, इसको कोई मेम्ब्रेन नहीं समझ लेना। क्यों बताई थी? क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन, यहाँ पे इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन, इन्वॉल्व है। ठीक है, ऑस्मोसिस भी वही है बेटा, ऑस्मोसिस भी वही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, बट किस में? हम लोग वाटर के थ्रू पढ़ते। कैसे? वाटर ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। जो वाटर है हमारे सेल में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में वाटर प्रेजेंट है, राइट है ना, होता है ना, पानी प्रेजेंट है ना। हाँ, तो वैसे ही जैसे डिफ्यूजन हो रहा है वैसे वाटर की भी मूवमेंट होगी, वाटर की भी मूवमेंट होगी, है ना। तो कैसे कैसे होगी? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। सेम है बट एक मेन डिफरेंस है, सेम है, जब डिफरेंस आएगा मैं बताऊंगी। फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है बेटा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या डिफरेंस है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या याद रखना है? अगर जब भी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछी और आपने अगर इतना लिख दिया ना कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आंसर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन चीज जो ऑस्मोसिस है वो तो लिखी ही नहीं आपने। जो मेन चीज है क्या है? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं जो बार बार बता रही हूँ ना बेटा, ताकि आपको याद हो, ये चीजें याद करनी है, ये मेन चीजें होती है कि अगर ये नहीं लिखा ना तो डेफिनेशन गलत है, ये नहीं लिखा तो डेफिनेशन गलत है। क्या वापस पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, क्या है? अगर हम लोग बात करें सेल की, वापस सेल की बात करनी है, चैप्टर ही सेल के बारे में ना। यस, यहाँ पे हमने कुछ देखा था, याद है क्या? यहाँ पे हमने कुछ तो देखा था। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमारे बात की थी। क्या है ये? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये भी एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम लोग जब इसके बारे में देखेंगे, जब हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं ना, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंसिडर करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कंसिडर करके हमें ये पढ़ना है। तो ये क्या है बेटा? दिस इज अ, यहाँ पे अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यस, क्या किया हमने? जब मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन, सपोज यहाँ पे पार्टिकल्स है, अगेन यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ ज्यादा पार्टिकल। तो मूवमेंट कैसे होगी बेटा? मूवमेंट कैसे होगी? मूवमेंट कैसे होगी? कैसे होगी? यहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है ना, और लोअर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है, तो अगेन मूवमेंट कैसे होगी? यहाँ से यहाँ। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे होंगे? यहाँ से यहाँ, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब हम ऑस्मोसिस पढ़ते हैं तो बेटा मूवमेंट ऑफ वाटर जो है वो सेल के अंदर से बाहर भी हो सकती है, सेल से बाहर से अंदर भी हो सकती है, जैसे डिफ्यूजन हो रहा था, ऑब्वियसली जैसे डिफ्यूजन हो रहा था। बट यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे तो टू टाइप्स पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के, हमें टू टाइप्स, एक तो एंडोऑस्मोसिस और एक है एक्सोऑस्मोसिस। एक क्या है बेटा? एंडोऑस्मोसिस, वन इज एक्सोऑस्मोसिस। पढ़ो अभी, क्या है एंडो मतलब क्या? यहाँ पे ऑस्मोसिस तो दोनों में है, यहाँ पे है एंडोऑस्मोसिस और यहाँ पे है
एक्सोऑस्मोसिस। एंडो मतलब क्या बेटा? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। एंडो ना अंदर, सेल के अंदर जब मूवमेंट अंदर होगी, द मूवमेंट यहां पे कॉन्सेंट्रेशन है, जब मूवमेंट सेल के अंदर होगी, कैसे हो रहा है? मूवमेंट इज इनटू द सेल। सॉल्वेंट मतलब हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? सॉल्वेंट मतलब क्या? वाटर। सपोज सोचो कि जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ हो रही है। कहां पे हो रही है? बाहर से अंदर की तरफ। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल। क्या हो रहा है? सॉल्वेंट जो है अंदर जा रहा है ना, इट इज गोइंग इनटू द सेल। तो ऑब्वियस है, अगर एक नॉर्मल सेल है उसमें अगर सॉल्वेंट जा रहा है, उसमें अगर वाटर अंदर जा रहा है, तो सेल क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना? तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? द सेल स्वेल्स। जो सेल है वो स्वेल हो रहा है। जब सॉल्वेंट बाहर से अंदर जा रहा है, जब एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मूवमेंट कहाँ से है? बाहर से अंदर है सेल के। जब मूवमेंट ऑफ वाटर अंदर है तो क्या हो रहा है? सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। तो उसको ही क्या बोलेंगे? एंडोऑस्मोसिस। अब आते हैं एक्सोऑस्मोसिस पे। व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस? उल्टा, इसका उल्टा जो है वो एक्सोऑस्मोसिस। जब सॉल्वेंट जो है इट विल मूव आउटसाइड, जो सॉल्वेंट है इट विल मूव आउटसाइड। तो क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? जब सॉल्वेंट आउटसाइड मूव कर रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस हो रहा है। मतलब जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा। जो सेल है इट विल श्रिंक। उसका जो वाटर है वो बाहर आया, उसका जो वाटर है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था सेल में, इट इज मूविंग आउटसाइड। तो सेल में कुछ भी नहीं बचेगा, बाकी की चीजें होगी बट ऑब्वियसली वाटर नहीं होगा ना। जिससे सेल स्वेल हो रहा था वो तो नहीं है, जिससे सेल स्वेल हो रहा था दैट इज नॉट देयर। तो वो बाहर मूव हो रहा है। तो क्या है? ये क्या है? एक्सोऑस्मोसिस। और इसमें क्या होगा? सेल जो होगा दैट विल श्रिंक। जो सेल है वो श्रिंक करेगा। आया डिफरेंस समझ में बेटा? एंडोऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट की मूवमेंट अंदर, एक्सोऑस्मोसिस मतलब सॉल्वेंट की मूवमेंट बाहर, सेल से बाहर। सेल के बारे में बात करिए, आउटसाइड द सेल एंड इनसाइड द सेल। तो जब इनसाइड आएगा तब सेल क्या होगा? स्वेल। मूवमेंट ऑफ वाटर, सॉल्वेंट अंदर आएगा तो सेल स्वेल होगा। जब सॉल्वेंट बाहर जाएगा तब सेल क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो ये है हैप्पी फेस। जो है सेल ऐसा है ना? सेल कैसा है? ऐसे स्वेल्ड है। अच्छा, और यहाँ पे सेल कैसा हो जाएगा? एकदम श्रिंक हो जाएगा। सेल क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है। रीजंस देखे क्या बेटा? रीजंस जो होते हैं, किशमिश पता होगा, अगर हम लोग रात भर उनको भिगो के, ये तो घर पे ट्राई कर सकते हो, रात भर भिगो के रखना उनको और सुबह उठ के देखना क्या होता है उनके साथ। उनके साथ क्या होता है मुझे बताना कि क्या होता है, ठीक है? ये मैं नहीं बताऊंगी, ये हमने पढ़ रखा है बस। एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर लो घर पे, ठीक है? एक्सपेरिमेंट करो, क्या हो रहा है बताओ। सेम होगा, इसमें से कुछ हो गया, या तो सेल, इतना हिंट दे रही हूँ, या तो जो सेल है श्रिंक होगा या तो जो सेल है वो स्वेल होगा। ये आप मुझे आके वापस बताना कि सेल क्या हो रहा है। जो तुम्हारा रेजिन है, जो किशमिश है, वो स्वेल हुई कि श्रिंक हुई? बस पानी प्योर होना चाहिए, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। पानी, सिर्फ पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। और रेजिन भिगो के सुबह उसका देखना कि क्या होता है, ठीक है? आया बेटा समझ में? एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है? यस। अभी आगे नेक्स्ट इज, जब भी हम कोई एक सेल को ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दिए बेटा, ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दिए, अगर उनमें प्लेस करेंगे, अगर वो सॉल्यूशन में हमने हमारा सेल डाला तो सेल के साथ क्या होगा? जैसे फर्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है? हम लोग पहले यहाँ पे बीकर्स बना लेते हैं तीनों को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे ये हाइपरटोनिक का, हाइपोटोनिक का एंड
आइसोटोनिक का, ठीक है। अभी हम बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की। अगर हम बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, बेटा ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि जो सोल्यूशन होता है, इट इज सोल्यूट। अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करो, सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। सोल्यूशन मतलब सोल्यूट होता है, सोल्यूशन में सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो हमारा जो सोल्यूशन है, ये जो हम सोल्यूशन की बात करें हाइपरटोनिक सोल्यूशन की, उसमें क्या है, द सोल्यूशन हैविंग मोर सोल्यूट। इसमें क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है। मतलब अगर सपोज मैंने ये सोल्यूशन में, अगर सपोज मैंने वाटर लिया, एक वाटर लिया, उसमें मैंने शुगर या फिर सॉल्ट ऐड किया और बहुत सारा ऐड करके डिज़ोल्व किया, बहुत सारा शुगर या फिर सॉल्ट ऐड किया और डिज़ोल्व किया। तो जब बहुत सारा हो रहा है तो क्या हो गया, हाइपर, ज़्यादा। तो क्या है, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन गया। कैसा बन गया बेटा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये क्या है, मोर सोल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट, है ना। जो सॉल्वेंट है, जो वाटर है, वो कैसा है, कम है। जो सोल्यूट है वो कैसा है बेटा, ज़्यादा है। तो उसमें अभी हमने हमारे सेल को डाला, उसमें हमने सेल को प्लेस किया। जो सेल है उसको हमने सोल्यूशन में प्लेस किया। तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, जब हमने उसमें सेल को डाला तो सेल में क्या होगा। सपोज करो कि सेल में भी थोड़ा वाटर प्रेजेंट है, मैंने बताया था ना कि सेल में होगा, सेल में कुछ तो सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो जैसे ही हमने इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया, इसके जो भी कंटेंट, क्या हो रहा है, इट्स कमिंग आउट। जो सेल है उसका सॉल्वेंट बाहर आएगा, उसका जो सॉल्वेंट है इट विल कम आउट ऑफ द सेल। क्या होगा, इसमें एक्सॉस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, हमने पढ़ा ना यहाँ पे एक्सॉस्मोसिस। क्या हो रहा था, जो कंटेंट था इट वाज कमिंग आउटसाइड द सेल, जो कंटेंट था इट वाज कमिंग आउटसाइड द सेल। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सॉस्मोसिस हो रहा है। तो जैसे हमने पढ़ा कि अगर एक्सॉस्मोसिस हुआ तो सेल क्या हो रहा है बेचारा, इट गेट श्रिंक्ड। सेल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो बेटा सेम वे में अगर यहाँ पे एक्सॉस्मोसिस हो रहा है, यहाँ पे एक्सॉस्मोसिस हो रहा है, तो सेल क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। पढ़े अभी जो हमने एक्सप्लेन किया, मैंने अभी उसको पढ़े। यस, क्या है यहाँ पे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, द सोल्यूशन हैविंग मोर सोल्यूट और कम सॉल्वेंट, उसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे। एक्सॉस्मोसिस हो रहा है, यस मैम हो रहा है। एक्सॉस्मोसिस हो रहा है, यस मैम बिल्कुल हो रहा है। सेल क्या हो रहा है बेचारा, श्रिंक हो रहा है, यस मैम बिल्कुल हो रहा है। हमने क्या देखा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब हमने सेल को प्लेस किया, क्या हुआ, एक्सॉस्मोसिस हुआ, और एक्सॉस्मोसिस होने पे सेल क्या हुआ, श्रिंक हुआ। अभी नेक्स्ट, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, हाइपोटोनिक। ये जो पिक्चर है उसमें हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन लिया। मतलब क्या, सोल्यूट क्या होगा, कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। हाइपोटोनिक में क्या है, सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब वाटर ज्यादा है। तो जब भी वापस अगर हम हमारे सेल को इस कंडीशन में प्लेस करेंगे, वापस जब हमने सेल को इस सोल्यूशन में डाला तो क्या हुआ, जो पानी, जो सॉल्वेंट ज़्यादा था बाहर, जो बाहर सॉल्वेंट ज़्यादा था, इट एंटर्ड इनसाइड द सेल। क्या हुआ, इट एंटर्ड इनसाइड द सेल। तो क्या हुआ, जब कोई भी चीज़ जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसमें क्या हो रहा है, एंडोस्मोसिस। क्या हो रहा है बेटा, एंडोस्मोसिस हो रहा है, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हमने सेल को प्लेस किया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब सेल को प्लेस किया तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा था, ज़्यादा। यहाँ पे सोल्यूट कम था, सॉल्वेंट ज़्यादा था। तो क्या हुआ, जो सॉल्वेंट है
इट मूव्ड इनसाइड द सेल, और क्या हुआ, एंडोऑस्मोसिस हुआ। क्या हुआ बेटा, एंडोऑस्मोसिस हुआ, और जो सेल है इट गॉट स्वोलन अप। वही लिखा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सोल्यूशन हैविंग लेस सोल्यूट एंड मोर सॉल्वेंट। क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हो रहा है। और एंडोऑस्मोसिस होगा तो हमने पढ़ा था कि एंडोऑस्मोसिस हो रहा है मतलब जो हमारा सेल है इट विल गेट स्वोलन अप, मतलब जो सेल है वो स्वेल हो रहा है। यस। अब नेक्स्ट इज आइसोटोनिक। व्हाट इज आइसोटोनिक? जो आइसोटोनिक सोल्यूशन है बेटा उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल है। जितना सल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है, जितना सल्यूट है उतना ही क्या प्रेजेंट है बेटा, उतना ही सॉल्वेंट प्रेजेंट है। कोई कम ज़्यादा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, जितना है दोनों इक्वली प्रेजेंट है। अगर उसमें हमने सेल को डाला, मैम ये तो हमें बिना पढ़ाई समझ में आ गया, पता चल गया इसमें क्या होगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन का तो डिफरेंस ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का तो डिफरेंस ही नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। तो ये क्या है, नो नेट मूवमेंट, है ना। द सोल्यूशन हैविंग इक्वल सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो क्या हो रहा है, नो नेट मूवमेंट, और सेल पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट ऑन द सेल। यहाँ पे तीनों समझ में आ गए क्या, क्या क्या पढ़ा हमने, हाइपरटोनिक क्या हो रहा था, एक्सोऑस्मोसिस हो रहा था और सेल श्रिंक हो रहा था। जब हमने हाइपोटोनिक पढ़ा, जब हाइपोटोनिक पढ़ा एंडोऑस्मोसिस हो रहा था और सेल स्वेल हो रहा था। जब आइसोटोनिक पढ़ा तो कोई भी नेट मूवमेंट नहीं थी, कोई भी नेट मूवमेंट नहीं थी, नेट मूवमेंट नहीं थी मतलब सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है बेटा, ये तीनों क्लियर है क्या? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों हाइपरटोनिक में हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक के सेल जब प्लेस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यस, आगे बढ़े। यप, नेक्स्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, अभी इसमें काम करना पड़ रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या कि काम करना पड़ रहा है। जैसे हमने डिफ्यूजन देखा, डिफ्यूजन में क्या हो रहा था बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट हो रही थी ना मॉलिक्यूल्स की। जो पार्टिकल्स थे वो उनके हायर कॉन्सेंट्रेशन से उनके लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये सेल है, ये कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। क्या हुआ, क्या आ गया कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। अभी इसमें मूवमेंट कैसी होगी, इसमें मूवमेंट कैसी होगी, इसमें मूवमेंट उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा। जो हमने पढ़ा कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। मतलब मूवमेंट ऐसे हो रही है, मूवमेंट कैसे हो रही है, ऐसे। ठीक है, अभी कोई काम करना पड़ रहा है, वो कैसे था, नेचुरली हो रहा था, उसमें कोई काम नहीं करना पड़ रहा था। इसमें वर्किंग इन्वॉल्व है तो इसमें एनर्जी चाहिए, है ना, एनर्जी चाहिए। ये प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी बायोलॉजी में एनर्जी करेंसी, एनर्जी क्या है, एटीपी। क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी। यहाँ पे देखो, द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा है बेटा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन पे मूवमेंट कैसी हो रही है बेटा, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन
टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, उसको ही बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जब भी सेल विल परफॉर्म, जब भी कहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब क्या रिक्वायर्ड है, क्या रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो एनर्जी क्या है, ATP, मतलब ही एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी। ये क्या है, ATP। क्या हो रहा है बेटा, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जितने भी डेफिनेशंस आ रहे हैं ना, जो मैंने डेफिनेशंस दिए हैं आपको, दोज आर इम्पॉर्टेंट। एनर्जी, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि मूवमेंट कैसी है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, आ रहा है समझ में, यस। इसके आगे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या, हमने एंडो ऑस्मोसिस पढ़ा था, एक्सो ऑस्मोसिस पढ़ा था। वैसे ही एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। बेटा इस पे बहुत प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है क्वेश्चंस आने की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट अगर कभी आ गया तो पढ़ना ज़रूरी है। कभी आ भी गया तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, पढ़ना ज़रूरी है। अगर कभी भी आ गया तो मार्क्स नहीं जाने चाहिए बेटा, मार्क्स नहीं जाने चाहिए। तो एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, मूवमेंट है जो सेल के अंदर हो रही है ना। एंडोसाइटोसिस में जो मूवमेंट है, जो फ्लूइड है, जो मूवमेंट है, वो कैसे हो रही है, इनसाइड। और जो एक्सोसाइटोसिस है उसमें क्या हो रहा है, सेल के बाहर। जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की, वो सेल से बाहर हो रही है। तो आया समझ में कि एंडोसाइटोसिस। बेटा अमीबा पता ही क्या, अमीबा, हाँ सुना है नहीं, सुनना होना ही चाहिए, ये पता होना ही चाहिए, बहुत बचपन से पढ़ रही है। ये ऐसा कुछ दिखता है ना, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है अमीबा, है ना। तो इसको जब खाना खाना होता है, इसको जब खाना खाना होता है तो व्हाट डू इट डू, क्या करता है, इट परफॉर्म्स एंडोसाइटोसिस। अगर यहाँ पे कोई खाना है, यहाँ पे उसका फूड है, तो ये क्या करेगा, इट विल एनगल्फ, ऐसे एनगल्फ कर लेगा उसको, जो फूड मटेरियल है उसको एनगल्फ कर लेगा। उसको क्या करेगा, उसके अंदर फूड ऐसे जाएगा, ये जो फूड मटेरियल है वो उसके अंदर एंडोसाइटोसिस से जाएगा। ये जो अमीबा है उसके अंदर फूड मटेरियल कैसे जाएगा, एंडोसाइटोसिस से, ऐसे फूड उसके अंदर पहुंच गया। क्या हो रहा है, अमीबा में फूड मटेरियल, जो फूड है वो कैसे जा रहा है, एंडोसाइटोसिस से। ठीक है, ये अमीबा है, ठीक है, ये स्टार नहीं है, ये अमीबा है। अमीबा में फूड एंटर्स इनसाइड द बॉडी थ्रू एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर जा रहा है, मतलब एंडोसाइटोसिस। यहाँ पे क्या है, एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर जा रहा है मतलब एंडोसाइटोसिस, सेल से बाहर जो मूवमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड बेटा एक्सोसाइटोसिस। बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है सेल वॉल। सेल वॉल बेटा ये याद रखना है, ये याद रखना है। जब हमने बोला था, मैंने जब बोला था स्टार्टिंग में कि कुछ चीज़ें होती है जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट नहीं होती, तो ये है वन ऑफ दैट थिंग, सेल वॉल। एब्सेंट इन एनिमल सेल, कंप्लीटली एब्सेंट। जो एनिमल के सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। जो एनिमल के सेल्स है बेटा उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, नो नहीं है। तो किस में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। सेल वॉल किस में प्रेजेंट है बेटा, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूछते हैं कि क्यों प्रेजेंट नहीं है एनिमल सेल्स में, क्योंकि हम मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, हम इधर से उधर, उधर से इधर। एनिमल्स है एक जगह पे स्टेबल नहीं है, प्लांट को तो उधर ही रहना पड़ता है, सारे काम उधर ही करेंगे। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड होना चाहिए, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टेंट वहाँ पे ही रहना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। तो वो रिजिड स्ट्रक्चर के लिए उनके पास, उनके सेल में क्या है, उनके सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन प्लांट सेल्स
इन एडिशन टू, अभी ऐसा नहीं है कि आउटर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिप्लेस करेगी सेल वॉल, नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, ये जो सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है बेटा, बट एक कवरिंग भी है, एक कवरिंग भी है, ये पूरे सेल में होगी, ठीक है, ये पूरी सेल में प्रेजेंट होगी, ये जो कवरिंग है वो कवरिंग है जो बॉडीगार्ड है, जो सेल को प्रोटेक्ट करेगा, इट एक्ट्स लाइक अ बॉडीगार्ड। तो ये क्या है, ये है सेल वॉल। न्यूक्लियस भी होगा, मैंने बोला अगेन रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छे से नहीं बना रही हूँ न्यूक्लियस और भी ऑर्गेनेल्स वगैरह ये नहीं बना रही हूँ अभी, सिर्फ इतना समझ लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, और कंफ्यूज नहीं होना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है, सेल वॉल उसके बाहर है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज, पहले जो सेल है उसकी कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट एनिमल सेल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी कवरिंग, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी कुछ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी होता है, दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। यस, तो पढ़े, यस। इन प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, have another rigid outer covering, rigid outer covering present है उनके पास, उसको ही बोलते हैं सेल वॉल। उसको ही क्या बोलते हैं बेटा, उसको ही बोलते हैं सेल वॉल। वो रिजिड है, वो अच्छे से प्रेजेंट है वहां पे रिजिड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है दैट इज ओनली द सेल वॉल। कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है, यहाँ पे मैंने बताया। यस, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, प्लांट का जो सेल वॉल है बेटा दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, याद रखना है, प्लांट का जो सेल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। जब भी अभी ये एक फिनोमिना है, क्या है, इट इज, हमें पढ़ना है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है ये बेटा, जब भी चलो पढ़ेंगे, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल्स लूजेस वाटर, यहाँ पे मैंने दिखाया है प्लाज्मोलाइसिस क्या है। देखो ये जो प्लांट सेल्स है, जो लिविंग प्लांट्स है, सेल वॉल कैसा है बेटा, सेल वॉल इज नॉट लिविंग, सेल वॉल इज नॉट लिविंग, इट इज डेड। जो लिविंग प्लांट सेल है बेटा, जो लिविंग प्लांट सेल है, अभी उसके अंदर ये जो सेल वॉल है उसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर है वो तो लिविंग है ना। तो वो जो लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर, जब भी उनसे वाटर लूज होगा, बाहर आएगा थ्रू ऑस्मोसिस, देर इज श्रिंकेज। हमें पता है जब वाटर बाहर आएगा तो क्या होगा, एक्सोस्मोसिस हो रहा है, मतलब श्रिंकेज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल श्रिंक कर रहा है, और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है सेल वॉल, ये जो है सेल वॉल, ये जो व्हाइट है दैट इज अ सेल वॉल, ठीक है, ये जो व्हाइट रिप्रेजेंटेशंस है वो सेल वॉल है। तो जो सेल वॉल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है, जो लिविंग कंटेंट है जो सेल का, जब वो वाटर लूज करेगा तब क्या होगा, उनकी श्रिंकेज होगी, सेल वॉल वहां पे इंटैक्ट रहेगा, इट वोंट मूव, सेल वॉल है वो मूव नहीं करेगा, वहां पे ही इंटैक्ट रहेगा। तो जो सेल वॉल है वहां पे ही है, बट सेल क्या कर रहा है बेटा, सेल क्या कर रहा है, इट इज श्रिंकिंग। तो ये जो सेल है ये जो श्रिंक कर रहा है, तो कैसे, अवे फ्रॉम द सेल वॉल है ना। कैसे हो रहा है, जो श्रिंकेज है वो अंदर की साइड है, मतलब जो अगर ये सेल वॉल है, सपोज ये सेल वॉल है और ये सेल था पहले ही जो अटैच था, जब भी जैसे सेल श्रिंक करेगा तो क्या हो रहा है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेल वॉल, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो वही क्या है, उसको ही बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। पढ़े वापस, द लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, क्या हो रहा है, श्रिंकेज हो रही है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। उसको ही क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मोलाइसिस। डेफिनेशन है ये, क्या है बेटा, प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि जो सेल वॉल है वो कंपोज होती है अलग अलग मटेरियल से, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल है, किससे बनी हुई है, सेल्यूलोज से बनी हुई है। प्लांट की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है बेटा, प्लांट की सेल्यूलोज से। वैसे ही जो बैक्टीरिया है बेटा उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है, उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है। तो उनमें पेप्टिडोग्लाइकन किससे बनती है, पेप्टिड, ये हमने पढ़ लिया है सेल्यूलोज। जो बैक्टीरिया है
जो बैक्टीरिया है बेटा, उनमें जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो किसकी प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है उनमें? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। जो फंगाई है, जो फंजाई है, उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? चिटिन। बच्चे बोलते चिटिन, चिटिन नहीं है, क्या है? काइटिन। किससे बनी हुई है बेटा? चिटिन नहीं, काइटिन। किसकी बनी हुई है? काइटिन। प्लांट्स में सेल्यूलोज, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन, और जो फंगाई है उसमें किससे बनी हुई है? इट इज प्रेजेंट ऑफ काइटिन। किसकी? काइटिन की। एनिमल्स है, सेल वॉल है क्या? सेल वॉल ही नहीं है तो किससे बनेगी? वो तो क्वेश्चन ही नहीं आता। सेल वॉल ही एब्सेंट है तो किसकी बनी होगी? किसी की भी नहीं, तो इट इज एब्सेंट। और वायरसेस, उनमें भी सेल वॉल नहीं है, उनके तो पास बेटा सेल ही नहीं है। वायरस के पास तो सेल ही नहीं होता है ना, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, उससे पहले। आइडिया होगा कि वायरस जो है उसमें सिर्फ प्रोटीन कोट होता है। वायरस में क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, और उनका न्यूक्लिक एसिड, जो उनका जेनेटिक मटेरियल है, वही प्रेजेंट होगा। जो वायरस का सेल है उसमें एक प्रोटीन कोट है और उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। प्रॉपर सेल उनके पास तो है ही नहीं। तो अगर हमारे पास सेल ना होके, हमारे पास सेल होके भी अगर सेल वॉल नहीं है तो बेचारों के पास तो सेल ही नहीं है, तो सेल वॉल का तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो एनिमल्स में और वायरसेस में सेल वॉल इज कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, याद रखना है जिनमें सेल वॉल है किनकी बनी हुई है, और जो है ही नहीं उनका तो क्वेश्चन ही नहीं है। यस, आया समझ में बेटा सेल वॉल का कंसेप्ट? प्लाज्मोलाइसिस इसमें इंपॉर्टेंट है। और सेल वॉल किसकी कंपोज्ड है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। जो हमने देखा कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। हम बोलते हैं न्यूक्लियस जो है ना बेटा वो ब्रेन है सेल का। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन है सेल का। तो जो न्यूक्लियस है, बेटा, न्यूक्लियस, तो यहाँ पे मैं बड़ा रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, या फिर जस्ट, ठीक है, न्यूक्लियस को एक काम करेंगे, ये सेल है, उसके अंदर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। हम उसको अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैसा होता है? यहाँ पे क्यों ऐसा निकाला? ऐसा इसलिए निकाला बिकॉज न्यूक्लियस जो है इट इज पोरस, उनमें पोर्स प्रेजेंट होंगे। ये जो न्यूक्लियस है बेटा उनमें क्या प्रेजेंट होंगे? पोर्स प्रेजेंट होंगे। पढ़ते जाएंगे और डायग्राम को कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी प्रेजेंट, है ना। ये कवरिंग है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स। ये क्या है प्रेजेंट बेटा? इनमें प्रेजेंट होते हैं पोर्स। क्या प्रेजेंट है उनमें? पोर्स आर प्रेजेंट which allow the transfer of material from inside the nucleus to the outside, है ना। न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, इट विल अलाउ। अगर पोर्स नहीं होंगे तो इट वोंट अलाउ, बट पोर्स जो है दोज आर हेल्पफुल इन अलाउिंग द ट्रांसपोर्टेशन दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म सेल में होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर है। मतलब जो कंटेंट है इसके वो साइटोप्लाज्म में जब कैसे जाएंगे? थ्रू द पोर्स। ही न्यूक्लियस नहीं बेटा, द न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या है? द न्यूक्लियस। यस, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के पास क्या होंगे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि इनिशियली क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। इनिशियली यहाँ पे जो है ऐसे,
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे बेटा, क्या होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। क्या है ये, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन जाती है, ये हमने पढ़ा है। कैसे जाएगी, डीएनए है ना, उनके पास क्या है, डीएनए प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स जो है किससे बने हुए हैं बेटा, क्रोमोसोम्स जो है कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन। क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं बेटा, डीएनए और प्रोटीन से। In a cell which is not dividing, the DNA is present as a part of chromatin material। यहाँ पे बेटा जब क्रोमैटिन मटेरियल है, जो क्रोमैटिन ये है जो मटेरियल, दैट इज क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास। ये जो है बेटा ये बाहर जब डिवीजन होगा ना तब हम उनको स्पेसिफिकली क्रोमोसोम्स बोलेंगे, बट अभी अगर अभी हम बात करें इसको हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन मटेरियल है ये, ठीक। ये फर्दर जब हम लोग डिवीजन देखेंगे सेल का तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स में फॉर्म हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, ये ही डिटैंगल्ड होगा। ये जो मास है ना बेटा थ्रेड लाइक, कुछ अलग नहीं है, ये चीज़ कुछ अलग नहीं है, बट ये जो मास है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, जो इनिशियली हम जिनको क्रोमैटिन बोलते हैं, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है वो बाद में डिटैंगल होके अच्छे से एक शेप ले लेंगे, उनको ही हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। बाद में लेटर स्टेज को हम बोलेंगे क्रोमोसोम्स। The chromatin material, which is visible as entangled mass of thread-like structures. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized to chromosomes. जब भी सेल डिवीजन होना होता है, हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, 2 टाइप्स होंगे जब हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन, उसमें भी डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, बट ये याद रखो कि पहले क्या होंगे, क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में होंगे, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। फिर जब भी डिवीजन होना होगा वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये ऐसे अच्छे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। उनको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकली उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो रहा है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कभी ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बेटा अगेन रिपीटिंग, ये कुछ अलग नहीं है, अच्छे से जो सेल होगा वो अच्छे से कुछ अचानक से लाएगा नहीं उनके कंटेंट में, अचानक से कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। ये जो है बस वही डिटैंगल हो रहा है, ये जो है बस यही डिटैंगल होके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, उनको बोलेंगे क्रोमोसोम्स, ठीक है। आगे बेटा समझ में क्या याद रखना है, न्यूक्लियर ये इसमें न्यूक्लियस में क्या क्या याद रखना है कि जो उनकी मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। उसमें क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हो सके। उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल्स प्रेजेंट होंगे, जो क्रोमोसोम्स बनेंगे, जो क्रोमैटिन मटेरियल्स क्रोमोसोम्स का शेप लेंगे, जो क्रोमोसोम्स बनेंगे कभी सेल डिवीजन के टाइम पे, कभी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और जो क्रोमोसोम्स है वो किससे कंपोज है, क्रोमोसोम्स कंपोज ऑफ डीएनए प्रोटीन। किससे बने हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए और प्रोटीन से। अंडरस्टूड बेटा, न्यूक्लियस में क्या क्या पढ़ा हमने, सब समझ में आया, यस। अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। अभी न्यूक्लियस के बेसिस पे अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस कैसा है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस कैसा था, अभी कैसा है, तो अगर वो डिफरेंस की बात करें तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमें देखने मिलते हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से बेटा, प्रोकैरियोटिक, कौन से सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक है बेटा ये बैक्टीरिया का सेल है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो मतलब प्रिमिटिव सेल्स है, मतलब ज़्यादा उनमें कोई एडवांस डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, उनमें कोई ज़्यादा एडवांस डेवलपमेंट्स नहीं हुई है, वो कैसे है बेटा, प्रिमिटिव सेल्स। और जो यूकैरियोटिक है
वो डेवलप्ड सेल्स है, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रॉपर प्रेजेंट है, उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपर प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनल्स हमने देखे थे ना, नाम देखे थे कुछ कुछ, वो भी प्रेजेंट है। इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। डिफरेंस देखें तो द साइज ऑफ द सेल कितनी है, 1 to 10 mm। इनकी साइज कैसी है, 1 to 10 mm, छोटे होंगे। द सेल साइज इज जनरली लार्ज, उनसे बड़ी होगी 5 to 100 mm। सेल साइज इज जनरली लार्ज। उनमें प्रॉपर न्यूक्लियस, जो हमने अभी देखा, प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जो उनका जो न्यूक्लियर रीजन है बेटा, जो उनका न्यूक्लियर रीजन है, उनमें सराउंडिंग नहीं करेगी, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सराउंड नहीं होगी, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल बेटा इसमें, वो प्रॉपरली उसको मेम्ब्रेन कवर नहीं है। बट इसमें जब हम लोग हमारे न्यूक्लियस में देखे तो हमने प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ी थी। प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स, एक ही सिंगल क्रोमोसोम। कैसा है, एक ही क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है बेटा, ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, ओनली 1 क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। अगर इसकी बात करें, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होगा और न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो सेल है उसके अंदर, यहाँ पे अगर हम बनाए, यहाँ पे दिस इज न्यूक्लियोलस। ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। तो ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा। यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनल्स क्या है, जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिनको मेम्ब्रेन है जो सेल ऑर्गेनल्स को, वो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है। होते ही थोड़े से देखेंगे कौन से, बट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, जैसे हमने देखे थे ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, ये सारे आगे पढ़ने हैं। इसलिए स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि आगे पढ़ने हैं ये सारे, ठीक है। ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, जितने भी हम पढ़ने वाले हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। जितने भी हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल डिविजन टेक्स प्लेस बाय फिजन एंड बडिंग। बेटा फिजन पता है का क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होता है फिजन और फ्यूजन में, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। क्यों ये फिजन है। अगर मैं बात करूं कि जब 2 सेल्स है, चलो अच्छे से, जब 2 सेल कंबाइन होके एक सेल बनाएंगे, ये एक चीज है। और दूसरी, जब एक सेल ब्रेक डाउन होके 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा। मतलब जब 2 सेल्स है, 2 चीजें कंबाइन हो रही है, मतलब क्या हो रही है, अगर सेल्स नहीं, हम लोग जनरली कंसिडर करें कुछ भी, 2 मासेस, जब 2 मासेस कंबाइन हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं बेटा, फ्यूज हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। बट ऑन द अदर हैंड, जब एक ही चीज जब ब्रेक डाउन करते हैं, हम जब ब्रेक डाउन करेंगे, जब एक ही चीज ब्रेक डाउन होके 2 चीजों में, 2 सेल्स में कन्वर्ट हो रही, तो इसको क्या बोलेंगे, फिजन। क्या बोलेंगे, फिजन। आया डिफरेंस समझ में। तो इनमें क्या हो रहा है, फिजन हो रहा है। फिजन मतलब जब हम अमीबा बड़ा है, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। मतलब जो एक अमीबा है, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2, मतलब एक ही, इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन।
मतलब एक ही सेल ब्रेक डाउन होके टूट के 2 सेल्स बना रहा है, तो क्या है, ये फिजन है। और बडिंग मतलब सपोज ये है, उसके ऊपर बड डेवलप होगा, फिर बाद में वही सेल पे बड बड़ा होगा और वही सेल से बड डिटैच हो जाएगा, तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बडिंग। मतलब सेल पे बड डेवलप हो रहा है, वो बड थोड़ा बड़ा होगा, मैच्योर होते जाएगा, धीरे धीरे जैसे पूरा मैच्योर हो जाएगा, इट विल गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल होगा उसे बाहर निकल जाएगा, तो क्या है, वो बाहर निकल के फिर खुद बनेगा, खुद एक पेरेंट बनेगा, वापस उनमें बर्ड्स डेवलप होंगे। तो ये प्रोसेस कौन सा है, दैट इज बडिंग। ठीक है। अभी जो सेल डिविजन है हमारे में या फिर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन कैसे होगा भाई, माइटोसिस और मियोसिस, मतलब माइटोटिक सेल डिवीजन या फिर मियोटिक सेल डिवीजन। क्या हो रहा है, माइटोटिक सेल डिवीजन या फिर मियोटिक, ये पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इसके एंड में, चैप्टर के एंड में एक पूरा कंसेप्ट दिया है सेल डिवीजन पे, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, यस। आगे समझ में बेटा प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। यस, किसके बेसिस पे हमने ये पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस उनमें कैसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। क्या है बेटा साइटोप्लाज्म, सेल है, ठीक है, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो मास है बेटा, ये जो सब प्रेजेंट होगा, ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, दिस इज साइटोप्लाज्म। याद रखना है, साइटोप्लाज्म सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ये क्या प्रेजेंट है, ये है साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में होंगे अपने सेल ऑर्गेनल्स। जो हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट है। वही फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। सेल जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड कंटेंट होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेल ऑर्गेनल्स। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स थ्रेड लाइक नहीं, ऐसे नहीं दिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि हर एक सेल ऑर्गेनल कैसा दिखता है। ठीक है, उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया है कि ये यहाँ पे जो फ्लूइड है वहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे हर जगह पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेल ऑर्गेनल्स। क्या प्रेजेंट होंगे, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ईच ऑफ द ऑर्गेनल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, है ना। हर एक ऑर्गेनल है, अलग अलग चीज़ें हैं सेल में, तो वो जो हर एक ऑर्गेनल है, एवरी ऑर्गन विल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, देखेंगे। यस, अभी पढ़ना है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और हर एक सेल ऑर्गेनल हैज सम स्पेसिफिक फंक्शंस टू डू। तो वो सबसे पहला हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, ER से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से रिप्रेजेंट किया। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। याद रखना है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, और वो ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। अभी हम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के, कौन से,
SER एंड RER। क्या है मैम ये SER RER? क्या है ये SER RER? SER मतलब बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों स्मूथ, क्यों रफ? क्यों स्मूथ और क्यों रफ? बिकॉज ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझो। इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनमें कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। राइबोसोम्स क्या? राइबोसोम्स मतलब ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्मूथ मतलब उनमें कोई भी ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इट्स कंप्लीटली स्मूथ। और यहाँ पे जब हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये लोग प्रेजेंट होते हैं। कौन से लोग प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनमें क्या प्रेजेंट है? उनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये क्या है? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें ये जो ग्रैन्यूल्स है वो क्या है? वो राइबोसोम है। क्या है ये? राइबोसोम से। तो आया डिफरेंस समझ में कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो टू टाइप्स के। कौन से बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या प्रेजेंट है? स्मूथ में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है? कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, स्मूथ सरफेस है उनका। बट अगर रफ की बात करें तो उनमें क्या प्रेजेंट है? उनमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। उनमें नहीं, उनके सरफेस पे अटैच होते हैं। टू बी प्रिसाइज, उनके सरफेस जो है, जो रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है उस पे अटैच होंगे। क्या अटैच होंगे? उस पे स्टिक्ड होंगे राइबोसोम्स। ठीक है, चलो वापस पढ़े। There are two types of ER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, हमने पढ़ लिया। The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture। ये याद रखना है। प्रोटीन मैन्युफैक्चर कौन करता है बेटा? सेल में जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगा कौन करेगा? राइबोसोम्स करेंगे। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बनाएगा राइबोसोम, क्या काम करेंगे? दे हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसलिए उस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब फॉर्मेशन, बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो है उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, यस, आगे बढ़े। जो ER है, ER serves as channels for the transport of materials, especially proteins। प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो ट्रांसपोर्ट होगा मटेरियल्स का। कैसे? बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑल्सो। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? वेरियस रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होगा बाकी चीज जगह पे, और न्यूक्लियस के अंदर भी। और कहाँ पे? कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम का है? SER क्या काम का है? बहुत इंपॉर्टेंट काम का है। डिटॉक्सिफाई करता है किसको? जो पॉइजन्स और जो ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं लिवर में। ड्रग्स और जो पॉइजन है बेटा, जो ड्रग्स, जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं लिवर में जाएंगे, लिवर में जो प्रेजेंस होंगे उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। डिटॉक्सिफिकेशन कौन करेगा? करेगा SER। हमारा SER विल परफॉर्म डिटॉक्सिफिकेशन इनसाइड द लिवर सेल्स, ठीक है बेटा, यस। नेक्स्ट इज गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या है?
व्हाट इज गोल्जी अपैरेटस? फर्स्टली किसने बताया था कि ऐसा कुछ होता है? कैमिलियो गोल्जी, उनके नाम पे ही पड़ा है इनका नाम। ये जो ऑर्गेनल है इट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलियो गोल्जी, और उनके ही नाम पे क्या दिया है? नाम दिया है ऑर्गेनल का, गोल्जी अपैरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, इनमें भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है। आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। पैरेलल मतलब पता है ना? पैरेलल, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर पढ़ा है ना? परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल मतलब यहाँ पे स्टैक्स होंगे, ऐसे स्टैक्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे स्टैक्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे? दिस आर कॉल्ड सिस्टर्नी। वापस पढ़े, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। क्या है? ये जो स्टैक्स है उनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। द मटेरियल सिंथेसाइज नियर द ER, जो मटेरियल है, जो ER मटेरियल सिंथेसाइज कर रहा है, इज पैक्ड एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी अपैरेटस। जो गोल्जी अपैरेटस है बेटा पोस्ट ऑफिस की तरह काम करेगा। क्या? पोस्ट ऑफिस की तरह काम करेगा। जो भी मटेरियल, जो भी ER, जो भी सिंथेसिस हो रहा है ER में, जो भी सिंथेसिस ER में हो रहा है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो डिस्पैच करना दूसरे पार्ट्स पे, दूसरी जगहों पे, उसको जो डिस्पैच करेगा, कौन करेगा? कौन करेगा? गोल्जी apparatus. It is done by Golgi apparatus. Its functions include the storage, modification and packaging of products in vesicle. स्टोर करेंगे, उनको अच्छे से मॉडिफाई करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, उनको अच्छे से मॉडिफाई भी करेंगे, और उनकी पैकेजिंग करके इट विल ट्रांसपोर्ट टू, वो क्या करेंगे? दूसरी जगह पे डिस्पैच भी करेंगे। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर्स मे बी, in some cases complex sugars may be made from simple sugar. जो simple sugars होंगे बेटा, जो simple sugars होंगे, मॉडिफिकेशन, उनका मॉडिफिकेशन होगा। मैंने बोला ना कि वो मॉडिफाई करेंगे। तो जो सिंपल शुगर्स है वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बनेंगे, ठीक है। आया समझ में? व्हाट इज गोल्जी अपैरेटस, उसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस याद रखने इसके बेटा, फंक्शंस हर एक सेल ऑर्गेनल के याद रखने। सेल ऑर्गेनल जब भी एग्जाम में पूछेंगे ना तो फंक्शन पे जरूर क्वेश्चन आएगा कि इसका फंक्शन बताओ। ये है प्रेजेंट है तो कुछ फंक्शन कर रहा होगा, तो उसका फंक्शन बताओ, हमें जानना है कि उसका फंक्शन क्या है। तो अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। गोल्जी अपैरेटस डन। ओके बेटा, अभी आगे बढ़ेंगे। लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स ये बड़े खतरनाक सी चीज़ है हमारे सेल्स में, ये बड़ी खतरनाक सी चीज़ है। क्यों? ये इसको हम बोलते हैं सुसाइड बैग्स बोलते हैं। क्यों सुसाइड बैग्स बोलेंगे? क्योंकि हाँ सुसाइड करते हैं। कैसे? चलो पढ़ेंगे कैसे। पहले तो लाइजोसोम्स भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। क्या होते हैं? वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होता है बेटा उनमें? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम्स क्या काम करेंगे और ये कौन बनाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन बनाएगा? RER। क्या था हमारा? RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज हेल्प टू कीप द सेल्स क्लीन रखेंगे बाय डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल मतलब क्या? हमारा जो सेल है उसको पता है कि मेरे अंदर तो ये कंटेंट प्रेजेंट है। मैं एक सेल हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर ये सारी चीज़ें है प्रेजेंट, ठीक है। अभी बाहर से कुछ आ रहा है, बाहर से सपोज बैक्टीरिया ने अटैक किया, वायरस ने अटैक किया, दे आर ट्राइंग कि हमारे सेल में आए, तो वो क्या है? वो सारे फॉरेन मटेरियल्स है हमारे सेल के लिए। वो क्या है? दोज आर फॉरेन मटेरियल्स हमारे सेल के लिए। तो वो क्या करेंगे? वो फॉरेन मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर जाएंगे। एज वेल एज वोन आउट सेल ऑर्गन्स, जो सेल ऑर्गेनल्स खराब हो जाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली लाइजोसोम क्या कर रहा है? जो भी यूजलेस चीज़ें हैं सेल में, जो भी वोन आउट खराब चीज़ें हैं, फॉरेन मटेरियल आ रहा है, उनको इट इज कंज्यूमिंग। उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो उसकी मदद से इट इज कंज्यूमिंग देम। फिर सुसाइड बैग्स क्यों? इसलिए व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, जब भी सेल डैमेज होगा,
जब भी क्या होगा, जब सेल डैमेज होगा, सेल ही पूरा डैमेज हो रहा है, तब क्या करेंगे, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। क्या हुआ, सेल के अंदर लाइसोसोम्स तो प्रेजेंट है ना, बट सेल ही डैमेज हो गया। तभी भी ये इतने लॉयल है, उनका काम तो फिर भी करेंगे। लाइसोसोम्स बर्स्ट होंगे, उनके एंजाइम्स बर्स्ट होंगे, उनके एंजाइम्स जो होंगे वो बाहर आएंगे और वो पूरा कंप्लीट सेल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, वो कंप्लीट सेल को ही डाइजेस्ट करेंगे। बेटा ये गिव रीजन वाला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, ये गिव रीजन वाला क्वेश्चन है, याद रखना आएगा तो याद रखना। आनंदी मैम ने बताया था कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। Therefore, lysosomes are also known as the suicide bags of the cell। क्यों, क्योंकि खुद के सेल्स को ही खा जाएंगे। अगर सेल डैमेज हो गया है तो खुद ही एंजाइम्स रिलीज करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे और खुद के सेल को ही कंज्यूम करेंगे। Therefore, they are called as suicide bags। ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन अगर आया तो ये आएगा गिव रीजन के फॉर्म में, ठीक है। वाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस यस, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सुना सुना सा फेवरेट सेल ऑर्गेनल है, सुना सुना सा सेल ऑर्गेनल है। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, पहले तो हम बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल है। हमारा जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। द इनर मेम्ब्रेन शोज डीप इनफोल्डिंग्स कॉल्ड सिस्टी, कॉल्ड सिस्टी। देखो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो सेल है उसके इनर में मेम्ब्रेन होंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे डीप इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगे, ये फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। क्या है, ये जो सेल है इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट है और यही जो फोल्ड्स है, यही जो अंदर की तरफ जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट है उसको ही बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है उनमें फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे और उन्हीं फोल्ड्स को क्रिस्टी बोलेंगे। एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। पावर हाउस है मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना, पावर हाउस है सेल का मतलब सेल को एनर्जी दे रहा है। पावर हाउस है सेल की एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में से। और हमने बोला था कि एनर्जी का करेंसी एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। एटीपी तो किसके फॉर्म में आएगी एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। क्या बोला, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट है। उनके पास क्या है, उनका डीएनए, उनका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम्स भी उनके प्रेजेंट है। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins। इसलिए कुछ कुछ प्रोटीन्स वो खुद भी बना लेते हैं खुद के लिए, कुछ कुछ प्रोटीन्स वो खुद के प्रोटीन्स खुद भी बना लेते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट बेटा देखिए, प्लास्टिड्स। जैसे हमने पढ़ा था कि जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है ना, जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है। वैसे ही जो प्लास्टिड्स है वो भी सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। अभी प्लास्टिड्स के टाइप्स है, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या डिफरेंस है, क्रोमोप्लास्ट और एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या बेटा, जो प्लास्टिड्स कलर प्रोवाइड करेंगे। जैसे वाइब्रेंट फ्लावर्स देखते हैं ना, हम लोग वाइब्रेंट फ्लावर्स देखते हैं, जो लीव का कलर होता है ग्रीन कलर होता है, फ्लावर्स होते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, रेड रोजेस, येलो, पिंक, ये सारे अलग अलग फ्लावर्स के कलर्स हैं। तो कहाँ से, जो ये प्लास्टिड है दे प्रोवाइड, कौन, क्रोमोप्लास्ट। वैसे ही ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस व्हाइट प्लास्टिड्स। कैसे है, कलरलेस है और व्हाइट प्लास्टिड्स है। तो पढ़े, क्रोमोप्लास्ट क्या है, दे आर दी कलर्ड प्लास्टिक। पढ़ लिया हमने, क्या है क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। जो क्रोमोप्लास्ट के पास, जो सुनो अच्छे से, जो क्रोमोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट होगा, पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, उनको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला मैंने,
व्हाट डिड आई से, जो क्रोमोप्लास्ट है उन क्रोमोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, उनके पास जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तो बचपन से ही जानते हैं हम, फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उनके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। The internal organization of the chloroplast consists of numerous membrane layers embedded in a material called stroma. इसमें ये जो है स्ट्रोमा, ठीक है, अभी में भी आपको शायद विजिबल ना हो, बट ये जब आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में तब ये विजिबल होगा कि ये जो मेम्ब्रेन, ये जो ऑर्गेनल्स, ये जो प्रेजेंट है, जो मेम्ब्रेनस लेयर्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में इतना ही पढ़ना था। अब आते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। अब आते हैं बेटा, ये डायग्राम में इतना डिटेल कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना जानना है कि स्ट्रोमा क्या है, सिर्फ इतना जानना है स्ट्रोमा क्या है, इसलिए मैंने बस पिक्चर अटैच किया। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला हमने, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। और ये कैसे होता है, वाइट ऑर्गेनल्स, वाइट और कलरलेस, ये वाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, उनमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, ऑयल्स है या फिर प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स जो होंगे वो स्टोर्ड होंगे, किसमें बेटा, ल्यूकोप्लास्ट में। ठीक है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, इन द सेम वे इनके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या, जैसे हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में उनके पास खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट थे, इनमें भी खुद का डीएनए, प्लास्टिड्स में भी उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। व्हाट आर वैक्यूल्स, स्टोरेज सैक्स। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। ठीक है, वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स। जब हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल साइज के होंगे। वहीं अगर प्लांट सेल की बात करें, दे हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, उनमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं, उनमें वैक्यूल्स लार्ज होते हैं। क्यों, क्योंकि वो उनको टर्जिडिटी देते हैं और रिजिडिटी देते हैं। वैक्यूल्स है तो वो स्टोरेज सैक है, तो वो कैसे होंगे, एकदम ऐसे मोटू मोटू से होंगे, है ना, तो वो टर्जिड बनाएंगे, वो जो सेल है उसको प्रॉपर रिजिड, प्रॉपर शेप मेंटेन करने में हेल्प करेंगे, टर्जिड बनाएंगे, रिजिड बनाएंगे। दैट इज वाई प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, The food vacuole contains the food items that the amoeba has consumed। हमने देखा था अमीबा ने फूड आइटम्स को कंज्यूम किया था, अमीबा ने फूड आइटम्स खाई थी, तो वो फूड आइटम्स कहाँ पे गई, वो फूड आइटम्स कहाँ पे गई, वैक्यूल में स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होगी बेटा, वैक्यूल में स्टोर होगी। In some unicellular organisms, specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell। जो excess water है unicellular जो organisms में excess water होगा, waste होगा, वो बाहर निकालेंगे। expelling मतलब बाहर निकालना, ठीक है। It will also help in expelling the water and waste out from the cell। सेल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। ठीक है बेटा, वैक्यूल्स अंडरस्टूड, इतना ही पढ़ना है। वैक्यूल्स छोटा सा टॉपिक है, इतना ही पढ़ना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इनफ। यस, नेक्स्ट इज सेल डिविजन। आखिरी टॉपिक है बेटा, थोड़ी और एनर्जी बचा के लाओ। चलो वेकअप, जिनको नींद आ रही है, जो बोर हो चुके हैं, वेकअप वेकअप, थोड़ी एनर्जी लाओ, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लेक्चर जल्दी जल्दी एंड होने वाला है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या है, सेल से नए सेल्स बनना, क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया, नए सेल्स फॉर्म होना, नए सेल्स प्रोड्यूस होना, दैट इज ओनली सेल डिवीजन। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। क्या है, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, दैट इज ओनली कॉल्ड एज सेल डिवीजन। अभी सेल डिवीजन टू टाइप्स के हैं, सेल डिवीजन टू टाइप्स के हैं, एक है माइटोसिस, एक है मियोसिस। क्या है बेटा, माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी पढ़ेंगे माइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है, देखो, जो एक सेल है उससे दो सेल्स बन रहे हैं, जो एक सेल है उससे
दो सेल्स बन रहे हैं, सपोजिंग अभी इसमें एक चीज याद रखनी है कि जो क्रोमोसोम का नंबर, सेल के अंदर क्रोमोसोम होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो इक्वल रहेगा जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है। सपोजिंग यहाँ पे 12, पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, तो डॉटर सेल में भी 12 एंड 12 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जो पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा, द सेम नंबर विल बी इन डॉटर सेल, इसलिए हम इसको इक्वेटोरियल डिवीजन बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटोरियल डिवीजन। इट इज एन इक्वेटोरियल डिवीजन। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म। कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं? ये नाम तो पता है ना, इसको पेरेंट सेल बोलते हैं, इसको पेरेंट सेल बोलते हैं, और ये जो है वो डॉटर सेल्स है। ये क्या है? ये जो है वो डॉटर सेल्स है। मतलब कितने डॉटर सेल्स दिख रहे हैं हमें? एक पेरेंट में से कितने फॉर्म हुए? 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए। डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में 12 थे, डॉटर सेल्स में भी 12 और 12 है। ठीक है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ। क्या काम करता है जब माइटोसिस हो रहा है? तब ग्रोथ और रिपेयर। जो इंजर्ड टिश्यूज है हमारे, जब हमें चोट लगती है, जो टिश्यूज होते हैं जो इंजर होते हैं, वहाँ पे जल्दी जल्दी रैपिडली सेल डिवीजन होने लगता है। हील होती है ना बॉडी, तो रैपिडली जब सेल डिवीजन होगा बेटा, तो वो कौन से प्रोसेस है? जब माइटोसिस क्या काम करता है? ग्रोथ और रिपेयर का काम करेगा। माइटोसिस क्या काम करेगा बेटा? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यूज। ठीक है बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स है उतने यहाँ पे फॉर्म होंगे, और इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, और ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है। और क्या? ग्रोथ एंड रिपेयर का काम करेगा। नेक्स्ट इज मियोसिस। मियोसिस में क्या है? इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मतलब जो डॉटर सेल्स है उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, उसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए हम उसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। सपोज ये पेरेंट सेल है, इसमें प्रेजेंट है 12, इसमें प्रेजेंट है 12, तो 12 का हाफ क्या होगा? 12 का हाफ क्या होगा? इसमें होंगे 6 6 6 और 6 क्रोमोसोम्स। कैसे होंगे? इसमें हाफ होंगे, एक सेल में से हाफ रिड्यूस हो जाएंगे, तो 6 6। अभी मैम ये तो 6 × 4 कितना होता है? ज़्यादा हो गए, 12 तो नहीं हो रहे। बट ये सब बेटा डिटेल में जब पढ़ोगे ना, आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये 6 6 6 क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, वो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखना है कि 12 का कितना हो रहा है? 6 6 6, मतलब हाफ हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। पढ़ लिया हमने, डॉटर सेल्स में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनाने में, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो बनाने में हेल्प होगी। मतलब ये वही काम करेगा। क्या? प्रोडक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है बेटा। मियोसिस डन। आ गया समझ में? सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड करना। 2 टाइप्स थे, कौन से? माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वेटोरियल डिवीजन, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में क्या हो रहे थे? जो क्रोमोसोम नंबर था वो सेम था, जितना पेरेंट में उतना डॉटर में। मियोसिस में रिड्यूस हो रहा है, जितना पेरेंट में उसका हाफ डॉटर सेल्स में, और उनका फंक्शन याद रखना है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया तो डिफरेंशिएट के फॉर्म में आएगा। Difference between mitosis and meiosis. ठीक है, इतना समझा दिया मैंने। अलग अलग आपके लिए चार्ट बना के नहीं रखा है कि डिफरेंस ऐसे करो, खुद से कर लो। ये जो पॉइंट्स हमने सीखे हैं, मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, 3 to 4 पॉइंट्स हुए डिफरेंशिएट के लिए, दैट इज मोर देन एनफ। तो इसमें माइटोसिस और होमवर्क में कर लेना, ये माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, नोट्स रेफर करो और होमवर्क कर लो। ठीक है बेटा। यस, अभी हमने इतना सारा पढ़ा, इतना सारा ज्ञान लिया, मैंने इतना बोला, आपने इतना सुना, तो कितना दिमाग में गया?
इतना सुन के भी दिमाग में कितना गया, दैट इज इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ द लेक्चर कि समझ में कितना आया, हमने कितने एफर्ट्स डाले लेक्चर देखने में, तो वो एफर्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। मैंने आपके लिए कुछ तो होमवर्क क्वेश्चंस है, थोड़े होमवर्क क्वेश्चंस लाए। ये जो क्वेश्चंस है, हमने जो भी कंसेप्ट आज पढ़े बेटा, जितने भी कंसेप्ट पढ़े, दिस क्यूटी हैज़ ब्रॉट सम होमवर्क क्वेश्चन, मैंने ये क्यूटी हैज़ ब्रॉट सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू। तो ये क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करो, बिना देखे सॉल्व करना, नोट्स पहले पढ़ो, लेक्चर देखो, नोट्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिमाग में डालो एंड देन डू दिस। ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ा, नोट्स स्वाइप किए, वापस से देख लेंगे इसका आंसर, ऐसे नहीं करो। खुद के लिए पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, पढ़ लो, अभी खुद से क्वेश्चन करो, आ जाएंगे, बहुत सिंपल सिंपल से। बस कंसेप्ट कितने क्लियर हुआ है ये टेस्ट हो जाएगा आपका कि ये हाँ ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये कुछ क्वेश्चंस है, थोड़े थोड़े ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन है, बस इतनों से है, इतने क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने हैं। इसी के साथ लेक्चर करते हैं एंड। ठीक है, बहुत हो गया, बट फिर भी वर्थ इट है बेटा, पढ़ लो, अभी ही टाइम है, अभी टाइम है पढ़ने का, पढ़ लो, कंसिस्टेंटली स्टडी करते जाओ, बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, एक छोटे से कोट के साथ लेक्चर एंड करेंगे। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में से मैम ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, आ गया, तो क्या बन गया, एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना बेटा, बचपन से कोई एक्सपर्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करोगे तो आगे जाके बहुत ग्रो करोगे। स्टार्ट करो, धीरे धीरे कंसेप्ट्स को बिल्ड अप करते जाओ, रट्टा नहीं मारते जाओ, बिल्ड अप करो, आप अपने आप आपको ही समझ में आएगा कि आपका ग्राफ इधर से इधर कब पहुंच गया, इधर से इधर। मेरी गारंटी है ना कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इसके जो नोट्स हैं, फाइनली जब लेक्चर एंड करते हैं, अब सबको बताएं कि इसके नोट्स मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट्स है, कुछ भी पर्सनली कुछ भी बात करनी है, कुछ भी डाउट्स है, कोई कांटेक्ट करना है, यू कैन फॉर माई इंस्टाग्राम ID, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। ठीक है बेटा, और ये नोट्स मिल गए। अभी इस लेक्चर को अच्छे से देखो, रिलैक्स करो, थोड़ा ब्रेक ले लो एंड वापस से गियर इट अप। ठीक है बेटा, चलो इसके साथ लेक्चर को एंड करेंगे। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।